में बंटवारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, समाज में बंटवारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, करो वर्गीकरण बंद करो, बंद करो, बंद करो, क्रीमी लेयर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, क्रीमी लेयर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, SC/ST जिंदाबाद, 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 हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। 21 अगस्त को जो भारत बंद हुआ था उसमें पूरे देश के अंदर अनुसूचित जाति जनजाति के जितने भी कर्मचारी अधिकारी संगठन थे, साथ में ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन ने भी भारत बंद में साथ दिया था। लेकिन जिस तरीके से हमारा ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन का एक इतिहास रहा है कि 1 अगस्त 2024 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 7 जजेस की बेंच ने जो निर्णय दिया है वर्गीकरण के बारे में, क्रीमी लेयर के बारे में और आरक्षण जिस को मिल चुका है उसको दोबारा आरक्षण न मिला जाए, इससे जो है एक समाज में बहुत गलत मैसेज गया है। समाज में एक विभाजन की स्थिति पैदा हो गई, वैमनस्यता की स्थिति पैदा हो गई है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा, अगर वर्गीकरण होता है तो एक इसमें सोची समझी चाल है कि जो लोग हमारे आज एक मुख्य धारा में जुड़ने का काम कर रहे हैं, जो लोग हमारे एक मुख्य धारा में जुड़ गए, वो एक मतलब इस समाज को नेतृत्व विहीन करने का काम कर रहे हैं। जिस तरीके से आज हमारे सांसद वर्तमान में नए नए सांसद चुन के आ रहे हैं और चुनने के बाद में अगर वर्गीकरण लागू होता है तो उनको कह दिया जाएगा कि आपको सुरक्षित सीट से एक बार सांसद बना दिया गया, दोबारा आपको सांसद नहीं बनाया जाएगा। ये एक साजिश है हमारे नेतृत्व विहीन समाज को करने की, और एक ये साजिश है समाज को बंटवारा करने की, समाज को बांटने की। मैं इस मंच के माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा कि कोई भी समाज ये न समझे कि किसी समाज ने, किसी अमुक समाज ने हमारा आरक्षण खा लिया है, हमको आरक्षण नहीं मिला। जिस तरीके से हमने मेमोरेंडम के माध्यम से मांग की है कि अगर इसी तरीके की कोई बहुत अच्छी मतलब सोच ऐसे समाज के लिए है कि जिन लोगों को अभी तक आरक्षण नहीं मिल पाया है, तो अलग से एक व्यवस्था बनाई जानी चाहिए। जब सामान्य वर्ग के लिए EWS लागू किया जा सकता है तो अनुसूचित जाति जनजाति के लिए जातीय जनगणना करके पहले तो उसके आरक्षण का प्रोपोर्शनेट जो बढ़ना चाहिए वो बढ़ाना चाहिए, और जिस जाति को आरक्षण से वंचित आज तक रखा गया है उसके लिए अलग से आरक्षण दिया जाना चाहिए। मैं समझता हूँ ये समाज को बांटने का काम है, समाज को कमज़ोर करने का काम है, और सामाजिक आंदोलन जो एकत्रित होकर सारे सर्व समाज के लोग, अनुसूचित जाति जनजाति वंचित समाज और जितने भी हमारे समाज के लोग थे, आदिवासी लोग थे, वो एक आंदोलन को मजबूत कर रहे थे। कहीं ना कहीं इस आंदोलन को कमज़ोर करने का काम किया जा रहा है, बंटवारा किया जा रहा है, जिससे कि आंदोलन, दलित आंदोलन कमज़ोर हो जाए। पर सरकार ने कहा है कि ये फैसला लागू नहीं होगा। देखिए, सरकार ने सिर्फ क्रीमी लेयर पे चर्चा की है कि क्रीमी लेयर लागू नहीं होगा, तो सरकार की इसमें कहने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। सरकार को इसमें कोई अपना टिप्पणी देने की ज़रूरत ही नहीं है। ये 7 जजेस की बेंच का फैसला है और 6 जजेस ने अपना निर्णय दिया है, और एक जज ने जो निर्णय दिया है वो इसके विरुद्ध में दिया है, जस्टिस M बेला त्रिवेदी ने। अगर उसके जजमेंट को पढ़ा जाए तो मालूम पड़ता है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इतनी मेहनत के साथ जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो डिबेट की थी, उस डिबेट के आधार पर जो हमें वर्गीकरण, जो आज वर्गीकरण की बात की जा रही है, एक वर्ग में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने एक शेड्यूल में लाने का काम किया था तमाम जातियों को। उन जातियों को पुनः बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो बहस थी उसके अंगेज जा करके ये मतलब काम करने का काम किया जा रहा है। लेकिन 9 जजेस की बेंच ने, जो इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया मंडल कमीशन का केस जिसके नाम से जाना जाता है, उसने क्लियर कह दिया है कि अनुसूचित जाति जनजाति पर क्रीमी लेयर लागू नहीं होता। तो 7 जजेस की बेंच का तो लागू होने का सवाल ही नहीं उठता। आपकी एसोसिएशन जो है सड़क से लेके जो है सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ रही है SC/ST के आरक्षण के लिए, लेकिन फिर भी प्रावधान नहीं हो पा रहा। ये हमारा दायित्व है, ये हमारा फ़र्ज़ बनता है। हम अपने लोगों को जो हमें ये जिम्मेदारी दी है, सरकार ने हम लोगों को मतलब एकत्रित होने की जिम्मेदारी दी है, हमको एसोसिएशन की रिकॉग्निशन मान्यता दी है। इस मान्यता के आधार पर हम अपने लोगों को इकट्ठा करते हैं, और इकट्ठा करने के बाद में हमारी जितने भी हमारे खिलाफ साजिश हो रही है, हमारे खिलाफ जितनी भी एट्रोसिटी हो रही है, हमें जितना भी प्रताड़ित किया जा रहा है, उसके खिलाफ हम अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, और जब तक हमारी आवाज़ को सुना नहीं जाएगा हम उठाते रहेंगे। आपने देखा होगा 1997 और 1998 में जो आरक्षण विरोधी ज्ञापन, 5 बार आरक्षण विरोधी ज्ञापन जारी हुए थे, उसमें ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन ने ऑल इंडिया कन्फेडरेशन की कंधे से कंधा मिला करके पूरी मदद की थी, और पूरे देश के अनुसूचित जाति जनजाति के रेल कर्मचारी उसमें शामिल हुए थे, और आरक्षण विरोधी ज्ञापन हमने वापस कराने का काम किया था। चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 77 हो, 85 हो, 82 हो, ये सारे अमेंडमेंट हमने वापस कराने का काम किया है। और आज भी जो वर्गीकरण का आदेश हुआ है, इसमें भी हम अमेंडमेंट बिल लाने के लिए भारत सरकार को मजबूर करेंगे। तो वो ये कह रहे हैं कि हमारे बड़े भाइयों के पेट में दर्द क्यों?
देखिए, एक ये सबसे बड़ी साजिश है। आज से 20 साल पहले केस पंजाब हाई कोर्ट, पंजाब में वर्गीकरण होता है एबीसी, यूपी में भी हुआ था एबीसीडी राजनाथ सिंह के टाइम पे, और वो मतलब हाई कोर्ट ने उसको नकार दिया। हाई कोर्ट ने नकार दिया, सुप्रीम कोर्ट में वो अपील आई, पेंडिंग पड़ी रही, और फरवरी के महीने में हियरिंग हो गई। फरवरी में जजमेंट नहीं आया, मार्च में जजमेंट नहीं आया। इस देश की सरकार बन गई, इस देश में जो वर्तमान सरकार बन गई, विपक्ष में जो लोग आए वो विपक्ष में आए, लेकिन जो जजमेंट आया है वो सरकार बनने के बाद आया है। अगर यही जजमेंट फरवरी में आता तो मालूम पड़ता किस तरीके से सरकारें बनती हैं। हर स्तर पे हमें समझाना चाहिए। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि किसी के अगर मतलब जहन में ये हो कि अमुक जाति ने हमारा आरक्षण खा लिया, हमको आरक्षण का लाभ नहीं मिला। आपने देखा होगा कि जब सब्बरवाल के केस के माध्यम से पोस्ट बेस्ड रोस्टर लागू हुआ तो उसमें जो अनुसूचित जाति जनजाति की वैकेंसी थी वो 4थी वैकेंसी बनती थी, और अनुसूचित जनजाति की बनती थी 7वीं वैकेंसी। जब ईडब्ल्यूएस लागू हुआ तो रोस्टर को बदलाव हुआ, हमारी जो एससी की वैकेंसी थी वो हो गई 7वीं, और एसटी की वैकेंसी थी वो चली गई 14वीं में। अगर आप वर्गीकरण करते हैं, आरक्षण का बंटवारा करते हैं, तो आरक्षण के बंटवारे को 15% को कैसे बांटेंगे? एबीसी के कैटेगरी बांटेंगे। तो किस तरीके से, जब आपके पास कोई गणना ही नहीं है, जनगणना ही नहीं है, जब आपके पास कोई आधार नहीं है, किस आधार पर आप वर्गीकरण करेंगे? और वर्गीकरण करने के आधार पर आप किस आधार पर ये सुनिश्चित करेंगे कि किस जाति को कितना आरक्षण मिल गया, किस जाति को आरक्षण नहीं मिल पाया? मैं समझता हूँ सरकार के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि इस जजमेंट को लागू करना। पेंशन योजना के माध्यम से, तो उसके लिए भी कुछ कहेंगे? देखिए, हम ट्रेड यूनियन नहीं है, नंबर 1। हम आपको ये बताई देना चाहते हैं कि जो इस देश के अंदर ओपीएस को लेकर के आंदोलन हुआ था, उसमें ट्रेड यूनियन, जितनी भी ट्रेड यूनियन थी, उसमें ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन ने कंधे से कंधा मिला करके उनकी सहभागिता निभाई है। और रामलीला ग्राउंड में भी हमने मंच के माध्यम से आह्वान किया था कि जो भाई जो OPS लाने का काम करेगा उसका हम साथ देंगे, जो रेल को बचाने का काम करेगा उसका हम साथ देंगे, जो रेल की तरक्की के लिए काम करेगा हम उसका साथ देंगे। हम UPS के बारे में 3 दिन तक तो मैं भी समझ में नहीं आया था कि UPS क्या चीज़ है। मुझे तो ऐसा लग रहा था, जिस तरीके से हमने डिमांड की थी कि बेसिक का 50% मिलना चाहिए, तो जब 50% मिल गया तो हमारी समस्या चाहे UPS हो चाहे OPS हो। लेकिन आज जो कर्मचारी संगठन है, ट्रेड यूनियन है, अब वो कैसे कह रहे हैं कैसे नहीं कह रहे, लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि बहुत सारे कर्मचारी संगठन आज भी ये चाहते हैं कि हमें UPS नहीं OPS चाहिए। साथियों, पिछले कुछ समय से शासन प्रशासन द्वारा सीधे तरीके से, दूसरे तरीके से समाज का जो नुकसान हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। एक ऐसा तबका जो हजारों वर्ष से पीड़ित था, आज जब आगे उठने का मौका मिला, ये मौका भी इनको रास नहीं आ रहा है। विभिन्न स्तरों पर हमारे साथ जाति हो रही है, हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, जो नहीं होना चाहिए। लेकिन सबसे तो बात यह हो गई कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त को ऐसा निर्णय दे दिया कि इसमें समाज का वर्गीकरण और क्रीमी लेयर। साथियों, मैं कहना चाहूँगा कि चाहे हमारा कितना ही बड़ा अधिकारी हो जाता है, आज भी उसके साथ छुआछूत भेदभाव अभी जारी है, आज तक समाप्त नहीं किया गया है। लेकिन ये सरकार के माध्यम से या जो भी निर्णय हुआ है सुप्रीम कोर्ट ने, ये सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय गलत दिया है। समाज का बंटवारा नहीं होने देंगे, हम किसी भी सीमा तक नहीं होने देंगे। साथियों, न केवल ये वर्गीकरण का मामला है कि जातियों में वर्गीकरण किया जाए। अरे जातियों में तो वर्गीकरण तब किया जाए कि पहले आपको जनगणना करानी चाहिए थी, अभी आपने जनगणना नहीं कराई। साथियों, बड़े बेहद शर्म की बात है कि EWS के मुद्दे पे न कहीं कोई विरोध हुआ, न धरना हुआ, न प्रदर्शन हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, और सरकार ने रातों रात 10% का EWS में प्रावधान करके और उसको मंजूरी दे दी। कितनी बड़ी अजीब स्थिति है। सरकार आज लेटरल एंट्री के थ्रू UPSC की परीक्षा से जो हमारे अधिकारी आते थे, आज लेटरल एंट्री के थ्रू डायरेक्ट भर्ती की जा रही है, निजीकरण किया जा रहा है। ये निजीकरण नहीं, ये आरक्षण समाप्ति की ओर है। साथियों, ये निजीकरण में कहीं आरक्षण का प्रावधान नहीं है, और इनको लग रहा था कि अगर सरकारी नौकरी रहेगी तो इनको आरक्षण देना पड़ेगा SC और ST दोनों समाजों को, तो इन्होंने उसको निजीकरण ही कर दिया। एक तरफ से हम आरक्षण खत्म नहीं करेंगे, हम साइकिल नहीं बेचेंगे,
पहिए बेच देंगे, सीट बेच देंगे, घंटी बेच देंगे, सब कुछ बेच देंगे, लेकिन साइकिल हम नहीं बेचेंगे। ये सरकार का रवैया है। तो साथियों, हम सबको एकजुट होने की जरूरत है और अपने हक और अधिकार के लिए हमारी जो केंद्रीय कार्यकारिणी है पहले भी संघर्ष करती रही है और आगे भी संघर्ष करती रहेगी। हमें किसी भी हद तक जाना पड़ेगा, हम जाएंगे। हम हमारा जो आज जो विरोध प्रदर्शन है ये शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन है, लेकिन इसमें भी बड़े मुझे कहना नहीं चाहिए कि इसमें भी पुलिस द्वारा रोक लगाई गई। पुलिस द्वारा रोक लगाई गई, जबकि यहाँ आए दिन NRMU, URMU अन्य लोगों के बहुत सारे यहाँ प्रदर्शन लंच के टाइम में होते रहते हैं। तो साथियों, सबको एकजुट होने की जरूरत है हक और अधिकार के लिए। हम सब जब तक एक नहीं होंगे तब तक हमारी जीत नहीं होगी और ये सरकार किसी न किसी रूप में हमारा नुकसान करती रहेगी। तो हमें ज़्यादा कुछ न कह के राष्ट्रीय महामंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि अपना वो हमें संबोधन करें।